कॉमर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाते के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये गैर व्यावसायिक संस्था के द्वारा बनाया जाने वाला पहला खाता है। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता एक लेखा वर्ष के अंत में समस्त रोकड़ प्राप्ति और भुगतान के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, लेखा वर्ष से तात्पर्य यहाँ हमारा फाइनेंशियल ईयर से है, जो कि हमारे यहाँ 1 अप्रैल से कब तक चलता है, 31 मार्च तक। ठीक है ना, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फिर इसके आगे लिखा हुआ है, इस खाते में केवल नगद लेन देन का लेखा किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी वस्तु को क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है, या तो खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसको हम 2 प्रकार से खरीद बेच सकते हैं। कैसे? एक तो हम नगद, मतलब तुरंत हम कैश दे दें, और दूसरा है उधार। ठीक है, तो प्राप्ति भुगतान खाते में हम केवल और केवल नगद लेन देन का लेखा करेंगे, ना कि उधार का। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित हो। यहाँ किसी भी वर्ष से संबंधित का मतलब है आपका करेंट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब कि इन तीनों ईयर्स में से आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे लिख देंगे इस प्राप्ति भुगतान खाते में। ठीक है, आगे देखते हैं प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं। पहला है, यह रोकड़ पुस्तक का सारांश है। तो देखिए बेटा, रोकड़ पुस्तक का सारांश क्यों बोला गया है? चूंकि इसमें हम केवल नगद लेन देनों का लेखा करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसे रोकड़ पुस्तक का सारांश बोला गया है। यह वास्तविक खाते की प्रकृति का होता है। वास्तविक खाते का नियम क्या बोलता है? आने वाली संपत्तियों का खाता डेबिट, मतलब कि यदि हमें पैसा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, मतलब जितना भी आपको प्राप्ति होगी, प्राप्ति पक्ष किस ओर रहेगा, हमारा डेबिट की ओर रहेगा। ठीक है, और जाने वाली संपत्ति का खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है, मतलब कि हमारे पास जितने भी भुगतान होंगे उसे हम किस पक्ष में लिखेंगे? क्रेडिट। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसके डेबिट पक्ष में समस्त प्राप्तियों को दर्शाया गया है और इसके क्रेडिट पक्ष में समस्त भुगतानों को दर्शाया गया है। बेटा आप लोग अगर ये चारों की चारों विशेषताएं देखेंगे तो ये बिल्कुल इजी है ना, और अगर आप इसे ध्यान से समझ लेंगे तो देखिए आपके 4 पॉइंट विशेषताओं के तैयार हो जाएंगे। फिर प्राप्ति भुगतान खाते के प्रारूप पर आते हैं हम, ठीक है ना, फॉर्मेट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन के सामने मैंने प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप शो किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब हमें जो भी खाता बनाना है उस खाते का नाम बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है ना, मतलब आप किस सन के लिए बना रहे हैं, 2019, 2013, 2023। ठीक है, तो वो ईयर यहाँ पर आ जाएगा। इस खाते की शुरुआत में हम सबसे पहले डेबिट पक्ष की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, इसका मतलब है कि देखिए बेटा, यदि पिछले वर्ष हमारा कुछ शेष, मतलब नगद, ठीक है ना, कुछ शेष रहा होगा तो हम वो क्या करेंगे, इस मंथ में या इस ईयर में ले आएंगे। मैं से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपके पास लास्ट नाइट, ठीक है ना, 50 रुपए थे। ठीक है, कितने थे? 50 रुपए थे। तो अगली सुबह आपकी कितने रुपए से होगी? इसी 50 रुपए के साथ में, मतलब ये पैसा आपको नेक्स्ट डे मिल रहा है, आ रहा है आपके पास में, इसीलिए इस पैसे को हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट पक्ष की ओर, रिसिप्ट में। ठीक है ना, और इसका जस्ट अपोजिट होता है बेटा, देखिए इस तरफ क्रेडिट की ओर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। इन दोनों में से हमेशा एक ही चीज आएगी। कैसे आएगी? या तो आपके पास पैसे होंगे, या तो आपके पास उधार होगा। ठीक है ना, या तो आपने बोला कि आपके पास 50 रुपए हैं जो कि अगली सुबह आपके पास आने वाले हैं, तो वो किस तरफ जाएंगे? रिसिप्ट में आएंगे। और यदि आपको 50 रुपए किसी को देना रह गया, ठीक है ना, तो वो अगली सुबह क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। वैसे ही है कि पिछले वर्ष हमें कुछ पैसा किसी का उधार रह गया है, ठीक है ना, तो वो अगले वर्ष क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इन दोनों में से हमेशा कोई एक चीज दी गई होगी। तो आपके प्रश्न में ये लिखा होगा कि शेष लाया गया, ठीक है ना, या तो रोकड़ और बैंक का अमाउंट दिया होगा तो वो इस तरफ रिसिप्ट में आ जाएगा, और यदि आपका बैंक ओवरड्राफ्टिंग लिखी हुई है तो वो पेमेंट पक्ष में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर अब हम बात करते हैं चंदे की, ठीक है ना। तो चंदे की अगर हम बात करें तो देखो बेटा, प्राप्ति भुगतान खाता मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू और जो दान, जो सहायता राशि प्राप्त होती है उसके द्वारा ये गैर व्यवसायिक संस्थाएं अपना कार्य करती हैं। तो जो भी सदस्य यहाँ पर रहते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, चंदा। इसीलिए ये इनकी एक आय का आधार है, इसीलिए वो प्राप्ति हमारे पास रोकड़ आने का एक साधन है, इसलिए हम उसे कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट अकाउंट में, सॉरी रिसिप्ट के कॉलम में, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया टू एंट्रेंस फीस, ठीक है ना। यदि कोई सदस्य आपके इस संस्था में शामिल होना चाहता है तो अब उससे क्या लेना है, प्रवेश शुल्क, और उसके नाम पर हमारे पास नगद राशि आ रही है। लाइफ मेंबरशिप फीस, अब हमारी संस्था में कुछ सदस्य आजीवन सदस्यता लेना चाहते हैं तो उससे के लिए भी हम उनसे क्या ले सकते हैं, शुल्क ले रहे हैं, ठीक है ना। डोनेशन, हमारी संस्था को किसी प्रकार का दान प्राप्त हुआ है। लॉकर रेंट, यदि हमने अपनी संस्था द्वारा लोगों को लॉकर रेंट की सुविधा, लॉकर की सुविधा प्रदान की है तो उसके बदले में हम उससे क्या प्राप्त करेंगे, रेंट प्राप्त करेंगे, वो भी हमारी आय का एक साधन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। अब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने अपनी संस्था की कुछ स्थायी संपत्तियों का विक्रय कर दिया तो उसको बेचने पर हमें क्या मिलेगी, कैश मिलेगी, ठीक है ना, इसलिए हम उसे डेबिट कर देंगे। अभी मैम बैलेंस को रोक रही हूँ, अब आ जाइए आप यहाँ पर पेमेंट पक्ष में, ठीक है ना, क्रेडिट के साइड पर। बैंक ओवरड्राफ्टिंग में आपको समझा चुकी हूँ, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाइए बाय रेंट। अब यदि आपकी संस्था किसी किराए के ऑफिस में या फिर घर पर चल रही है तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, किराया, मतलब आपके पास से पैसा जाएगा, भुगतान करोगे आप, ठीक है ना। फिर इसके बाद बाय सैलरी, आपकी संस्था में कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी। आपने अपनी संस्था में कुछ लोगों से मजदूरी का कार्य करवाया तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा। आपकी संस्था में कुछ प्रिंटिंग और स्टेशनरी का सामान आया है, ठीक है ना, तो आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो पैसे कहाँ लिखेंगे आप, पेमेंट पक्ष में। सैलरी एक्सपेंसेस, और भी ऐसे कई व्यय होंगे जो कि आपकी संस्था में हुए होंगे तो उन्हें आप कहाँ लिखोगे, पेमेंट पक्ष में। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, आपने मनोरंजन के कुछ साधन अपनी संस्था में उपलब्ध करवाए हैं, ठीक है ना, उसका भी व्यय कहाँ लिखेंगे आप, पेमेंट पक्ष में। इंश्योरेंस, आपने यदि अपनी संस्था में बीमा करवाया हुआ है, ठीक है ना, तो बीमा के नाम पर भी क्या होगा, आपकी जेब से पैसा जाएगा तो उसे भी हम कहाँ लिखेंगे, पेमेंट पक्ष में, ठीक है, क्रेडिट की ओर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बिजली का बिल, ये भी हमारे लिए क्या है, एक व्यय है, हमारी जेब से पैसा जाएगा तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट की ओर, ठीक है ना। जितने भी, इसमें केवल एक सिद्धांत याद रखिएगा, आपके पास यदि कैश आ रही है तो उसे आप डेबिट के पक्ष में बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिएगा, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो आपको पिछले वर्ष का बताए, इस वर्ष का बताए या फिर आगामी वर्ष का बताए, आपको इसमें लिख देना है, ठीक है, रिसिप्ट की ओर। एंड अगर आपने कहीं पर भुगतान किया है, पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे भुगतान पक्ष में लिख देना है, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे देखिएगा, अब हमें निकालना है बैलेंस, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डेबिट की ओर। तो डेबिट में हमारे पास रिसिप्ट है, प्राप्ति है, और प्राप्ति अगर ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब मान के चलिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपको कि प्राप्तियां आई हैं 100 रुपए, ठीक है, टोटल करने पे, और भुगतान आपका यहाँ से लेकर के ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस तक का 50 रुपए है, ठीक है। तो बेटा देखो 100 रुपए ज्यादा है और 50 रुपए कम है, तो इस 100 में से 50 को जब घटाओगे तो भी आपकी जेब में क्या बचेगा, कैश बच रहा है 50 रुपए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कैश, ठीक है। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कब आएगा, जब आपका भुगतान पक्ष ज्यादा हो, मान के चलिए कि आपको 500 रुपए का भुगतान करना है, ठीक है ना, और आपके पास लेकिन रोकड़ कितनी है, मात्र 100 रुपए है, ठीक है ना। तो आपके 500 में से 100 रुपए केवल रोकड़ है, तो मतलब 400 रुपए अभी भी क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों को चुकाना है, देना है, मतलब आपके पास ओवरड्राफ्टिंग है, ठीक है ना। और ओवरड्राफ्टिंग होगी तो वो किस ओर लिखेंगे आप, डेबिट पक्ष की ओर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप दोनों पक्षों का टोटल कर देंगे जो कि बराबर आएगा, ठीक है ना, जितना यहाँ बैलेंस रहेगा उतना ही इस ओर भी बैलेंस रहेगा। तो ये था हमारा प्राप्ति और भुगतान खाते का फॉर्मेट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी भी आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।